प्रधानमंत्री जी ने क्या प्रयास किया। हम लोगों का होगा तो हम लोग पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। समय एक लाख मेरा सवाल है कि ये लालू जी का कार्य क्षेत्र और स्टेडियम दिया, बहुत कुछ दिया। मुझे ये कहना है कि तेजस्वी जी आ रहे हैं, ये बिल्कुल नया ट्रैक तैयार हो रहा है, सामाजिक न्याय का नवीनीकरण हो रहा है, तो क्या क्या आशा करें सामाजिक न्याय लालू जी ने किया है, सामाजिक न्याय करें। का चुनाव हो चुका है, 3rd फेज का चुनाव होने वाला है, कल आखिरी दिन, लगातार आप मेहनत कर रहे थे, क्या रिस्पांस आपने देखा? आप कल नीचे बता रहे थे 95 सीट के बारे में, डिटेल में क्या बताएंगे? देखिए, पहला चरण और दूसरा चरण का मतदान हुआ, इसके लिए हम बिहार के मतदाताओं को धन्यवाद करेंगे। और बेरोज़गारी जो मुद्दा रहा, ख़ास तौर पे कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, ये अहम मुद्दे रहे। और बेरोज़गारी का केंद्र बिहार है, 46.6 बेरोज़गारी दर है बिहार का, जो कि देश में सबसे अधिक है। और सबसे नौजवान प्रदेश अगर कोई है देश का तो वो बिहार है। मुझे खुशी है कि इस कोरोना काल में भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर के लोकतंत्र के इस त्यौहार में हिस्सा लिया। और एक तरफा हम कह सकते हैं चुनाव रहा है, और क्लियर संकेत है कि जो एनडीए की डबल इंजन की सरकार है उनका विदाई तय है, और हम लोग कंफर्टेबली मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं। तीसरा चरण का जो चुनाव है कोसी सीमांचल इलाकों में, जो आखिरी फेज़ है, और कल प्रचार का अंतिम दिन है, और हमने लगभग 243 सीटों में से लगभग एग्जैक्ट तो हमने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन 220 के आसपास, 220 के पार भी हो सकता है, हमने सभाएं की हैं। और जो उत्साह, जो जुनून, महागठबंधन, हम लोगों के प्रति लोगों का एक विश्वास, उम्मीद जो नज़र आया है। और ख़ास तौर पे एक चीज़ और नज़र आई है कि मौजूदा सरकार से, ख़ास तौर पे नीतीश कुमार जी से, लोग गुस्से में नहीं बल्कि लोग नफ़रत करने लगे। गुस्सा और नफ़रत में अंतर होता है। कोरोना काल में, और ये सीमांचल का इलाका या कोसी का इलाका, जो मज़दूर आए, काफ़ी बड़ी संख्या यहाँ के ज़िलों की थी। जो सरकार का रवैया रहा, व्यवहार रहा, उससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है। बाढ़ से ये इलाका प्रभावित रहता है, और सरकार का कोई ध्यान, कोई पूछने वाला नहीं, सरकार से कोई आकर के देखने और पूछने आया। और केंद्र की टीम की तो छोड़िए, कोई आकलन करने की कोई बात भी नहीं की जा रही है। जब बिहार में बाढ़ आए, अभी 18 जिले में लगभग 85 लाख से भी ज़्यादा की आबादी जो प्रभावित रही उत्तर बिहार भर में, तो आप देख सकते हैं कोई सेंट्रल से टीम तक नहीं भेजा गया। और चाहे मुख्यमंत्री लगातार कोरोना काल, बाढ़ काल में आप देख सकते हैं कि 144-145 दिनों तक वो सीएम हाउस में बैठे रहे, पूछने तक नहीं गए। और अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो हैं बड़ी लोगों के बीच जाकर के उनका दुख दर्द और आंसू पोंछने का काम किया। बगल के पड़ोसी राज्य में देख लें अगर, तो हेमंत सोरेन जी तो गुलाब का फूल लेकर के रेलवे के स्टेशन के बाहर रहे, ट्रेनों से मजदूरों को लाने का काम किया। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं जो जहाँ है वहीं रहो, जो जहाँ है वहीं रहता। मुख्यमंत्री जी, अगर आप कारखाने खोल देते, बिहार में नौकरियाँ दे देते, रोज़गार दे देते, पढ़ाई की व्यवस्था कर देते, अच्छा इलाज की व्यवस्था कर देते, तो कोई बाहर क्यों जाता। तो मुख्यमंत्री के प्रति आक्रोश नहीं बल्कि नफरत देखने को मिली। और हम महागठबंधन, वामपंथी दल, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी के लोगों ने जो उम्मीद पैदा की है, और हम लोगों ने पहले भी कहा है कि हम लोग
पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल की बैठक में 10 लाख नौजवानों को रोज़गार, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं, 5.5 लाख राष्ट्र औसत के मुकाबले आने की। और ये सिर्फ नौकरी ही देने की बात नहीं है, बल्कि उन विभाग जो ठप काम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है। एक डॉक्टर के पास 17 हज़ार लोगों को जो है 35,000 लोगों को भी देखना पड़ता है, जो मानक है उससे कई अधिक एक पुलिसकर्मी पर इतना लोड होता है। तो अगर बहालियाँ निकलेंगी, नौकरियाँ मिलेंगी, तो ये शिक्षा विभाग हो, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पुलिस महकमा हो, या आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स भी रिवाइव होंगे। इन डिपार्टमेंट का भी जीर्णोद्धार होगा। अब शिक्षक की कमी है स्कूलों में, होना तो चाहिए कि एक क्लास में अलग अलग विषयों के शिक्षक हों, तो क्यों नहीं हो पाया। यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता, समय पे ग्रेजुएशन डिग्री नहीं मिल पाती, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स की कमी रहती है, क्यों है। तो अगर हम नौकरी देंगे सरकारी, तो हम इन डिपार्टमेंट्स को भी सुधारेंगे, और साथ ही साथ नौकरी मिलेगा तो लोग बिहार में ही पैसा खर्च करेंगे, बिहार का ही पैसा घूम करके व्यापारी को मजबूत होगा, सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी, तो बिहार का पैसा बिहार में ही घूमेगा। तो इससे कई लाभ जो है वो मिलता है। तेजस्वी जब रोजगार की बात करते थे, तेजस्वी यादव को खूब सारे सवाल किए गए, कहाँ से लाओगे, क्या करोगे, फिर भी तेजस्वी लगातार रोजगार की ही बात करते रहे। यूथ जानना चाहते हैं आखिर तेजस्वी ने किस तरीके से तमाम चीज़ों को झेला है इस पूरे चुनाव। देखिए, सरकारी नौकरी की बात है। शुरू में लोग कह रहे थे कहाँ से पैसा लाओगे, तो पैसा तो बिहार का बजट कितना है, 2,11,13,000 करोड़, 40% तो बिहार सरकार खर्च ही नहीं कर पाती है, जो बच के हो जाता है 80,000 करोड़। और राइट फॉर एजुकेशन का फंड मिलता है सेंट्रल से, वो नीतीश जी खर्च ही नहीं कर पाते, वापस करना पड़ता, सरेंडर करना पड़ता है। तो 1,05,000 करोड़ तो ऐसे ही, प्लस नीतीश कुमार जी 500 करोड़ का विज्ञापन अपना चेहरा चमका सकते हैं, तो नौकरी करने वालों को उसका सैलरी नहीं मिल सकता। 60 घोटाले में 30,000 करोड़ का घोटाला हो सकता है, तो वो पैसा कहाँ है। तो हम तो यही कह रहे हैं, पैसा है लेकिन सरकार में इच्छा शक्ति नहीं, इच्छा शक्ति की कमी है। और ये कहने के लिए हमको अगर जुमला ही कहना होता तो 2 करोड़ बोलते, बिहार की आबादी 12 करोड़ है, 1 करोड़ बोलते, चलो कम से कम 50 लाख तो बोल देते, लेकिन 10 लाख ही क्यों, क्योंकि 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं और 5.5 लाख राष्ट्र औसत के मुकाबले। तो हमने तो कई बड़े इकोनॉमिस्ट से बात की है, अर्थशास्त्र जो हैं देश के बड़े बड़े, उनसे हमारी चर्चाएँ हुई हैं, इसलिए ये एकदम किया जा सकता है, और जो हम कह रहे हैं वो सच होने जा रहा है। तेजस्वी जी, अमित शाह इस पूरे चुनाव में एक बार प्रचार करने नहीं आए। खबरें ऐसी आई कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन को लेकर तैयार नहीं थे, नाराजगी होती, जबकि बगल के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में लगातार चुनाव प्रचार करते हैं, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, शुरू में तो खबरें आ रही थी कि उनकी स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है। हमने उस समय भी कामना की थी कि भाई जल्द स्वस्थ होकर के आ जाएं प्रचार में। अब ये तो एनडीए खेमे की बात है। कई जदयू के सांसद फ़ोन करके बोलते हैं कि फलना को हटाओ, कोई प्रचार में आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। तो हमको मेरे ख्याल से वो क्या कर रहे हैं ये हमारे लिए महत्व नहीं रखता, एकदम नहीं रखता। हम क्या करेंगे और क्या बिहार की जनता को देंगे सत्ता में आने के बाद, वो महत्व रखता है, वो हम बता रहे हैं। तेजस्वी ने जितनी रैलियां भी की है, पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, कल आखिरी दिन है, क्या तेजस्वी खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं? नहीं, अब 19 तो हमने कर लिया है, कल तो 4 बजे तक का ही समय है, आखिरी दिन बैंड बाजा बंद करना पड़ता है ना। तो लेकिन रिकॉर्ड कोई तोड़ना वो मकसद नहीं था, लोगों तक पहुंचना, अपनी बात रखना, लोगों का आशीर्वाद, सहयोग मांगना, ये
महत्व था और पहला चुनाव गैर मौजूदगी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है हम सभी पार्टी के नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर, तो हम अपने कर्तव्य को निभा रहे थे। सर विकास का मुद्दा होता है, सड़क का मुद्दा होता है, लेकिन जनरेशन बचाने का मुद्दा कब आएगा? कोडेक्स और कोडिंग युग सिर्फ युवा पी रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तो इससे उबारने के लिए कुछ उपाय है? आप जो सवाल पूछ रहे हैं, एक पीढ़ी तो एनडीए ने, बीजेपी ने, नीतीश कुमार जी ने बर्बाद कर दिया। शिक्षा की गुणवत्ता बची है क्या? नौकरी है क्या? अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी, लोगों को बिहार में रोज़गार मिलेगा, तो हम पीढ़ियाँ जो हैं बिहार का भविष्य सुधार सकते हैं। लेकिन कुछ लोग पास्ट में रहना चाहते हैं और हमें वर्तमान और भविष्य की चिंता है, जो हम अपनी बातों में भी कर रहे हैं। कोसी और सीमांचल के इलाके में ख़ास तौर पे हम कहना चाहेंगे, पिछड़ा इलाका है, गरीबी बहुत है। कोसी और सीमांचल के इलाकों में हमारी सरकार बनेगी तो कोसी के लिए कोसी विकास आयोग का गठन किया जाएगा और सीमांचल के लिए सीमांचल विकास आयोग का हम लोग गठन करने का काम करेंगे, जिससे ये क्षेत्र में क्या कमी रहेगी, जो भी कमेटी का रिपोर्ट आएगा उस आधार पे हम लोग जो हैं कोसी सीमांचल पे अपना एक मास्टर प्लान बना करके उस हिसाब से बजट में भी एलोकेशन अगर फंड का करना पड़े तो ख़ास तौर पे कोसी और सीमांचल के लिए हम लोग करते हुए एक रोड मैप तैयार करेंगे और उस पर हम लोग काम करेंगे, ताकि कोसी और सीमांचल के लोग पीछे ना छूटे और जिला के मुकाबले बढ़ चढ़ करके बराबरी पे आए। मोदी जी ने ये कहा कि जो लोग उनके कुछ विरोधी हैं, जो जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने में उनको तकलीफ होती है, आप लगातार रोजगार और तमाम मुद्दे गिना रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो आपका पोजीशन है वो ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहा है और क्या वो उसमें सफल हो रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, हमने नवरात्र में कलश की स्थापना की थी और संकल्प लिया था। संकल्प ये लिया कि पहले कलम से मुख्यमंत्री रहते हुए 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई पर जोर हम रखेंगे। बिहार के असल मुद्दे ये हैं, इसलिए कौन क्या कहता है इस पे ज़्यादा हमारी नज़र नहीं है, लेकिन हाँ, बिहार के लोगों की उम्मीदें रहती थी कि प्रधानमंत्री जी से अगर बिहार आ रहे हैं तो बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। बीजेपी की सरकार 15 साल तक रही, केंद्र में दर्जनों मंत्री रहे, 40 से 39 MP जीत करके गए, मिला ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना बिहार को विशेष पैकेज मिला, ना हमको तो सुनने में आया था जो लालू जी ने कारखाना दिया उसको भी हटाने की बात चल रही थी। तरह तरह की बातें यहाँ का, और एक बेगूसराय में जो रेलवे का है उसको भी हटाने की चर्चा चल रही थी। ये मोतिहारी का शुगर मिल को खुलवा करके चीनी मिल, उसी चीनी का जो है चाय बनवा करके पिलवाने का काम कर रहे थे, पीने का काम कर रहे थे। इन सारे मुद्दों पे सुनना चाहते थे बिहार के लोग। ये भी सुनना चाहते थे कि भाई नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग में हर सूचकांक में बिहार सबसे निचले स्तर पे क्यों है? बताना चाहिए था हमको। शिक्षा और चिकित्सा की तो बात ही छोड़ दीजिए, हर सूचकांक में बिहार जो है फिसड्डी राज रहा। उस पर अगर बोलते भाई बेरोजगारी दर 46.6 बिहार में है सबसे ज़्यादा, आप क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री से तो लोग ये सुनना चाहते हैं ना। सर, पूर्व DGP कैंप करते हैं मधेपुरा में, रहते हैं और कहते हैं अगर नीतीश को वोट न दे तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे
और कहते हैं अगर नीतीश को वोट नहीं दोगे तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। एक समय था जब गाड़ी में राफेल का नाम बाहर निकाल कर घूमते थे और दबंगई करते थे, उसे रोका है नीतीश कुमार ने, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, हम तो कुछ कहना नहीं चाहते। उनका इतिहास जो है अगर देखा जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके व्यक्तित्व का। लेकिन ये वही डीजीपी हैं जो 2 बयान के लिए बड़ा प्रमुखता में आए थे। पहला बयान, बिहार के डीजीपी कहते हैं कि जब वो उनकी भी हत्या हो सकती है अगर वो खुलेआम चले। दूसरा, शराब को लेकर के कि पुलिस जो है उसका भी इसमें योगदान रहता है। तो अब इस पे क्या कहा जाए? लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे जब वो खुद डीजीपी थे, अब तो पूर्व हो गए, जब डीजीपी थे तभी अपने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था, अपने आप को कटघरे में खड़ा कर दिया था। तो उस पर हम क्या कह सकते? सर, कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि जनता को डराया जा रहा है? जनता डरेगी ना। जनता को कोई डर नहीं है, किसी से नहीं है। जनता समझदार है, वो जानती है कि क्या करना है। और ख़ास तौर पे बिहार की जनता राजनीतिक और सामाजिक रूप से बड़ी जागरूक है। सर, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप अपने समर्थक को साइड करते नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसको दूसरे रूप से प्रस्तुत कर रही है, क्या कहेंगे? उनके पास कहने के लिए नहीं है कुछ, हम तो कहेंगे। इस पे हमने कई बार बोला है और जिसके साथ हुआ था उसने भी अपना बयान दिया है और बाद में भी उसने सेल्फी खिंचाई है। रिस्ट्रिक्शन जोन होता है, उसमें आप हेलीपैड पे आने पे किसी को भी रोका जाता है। जान का खतरा भी होता है, तो उसको देखते हुए वहाँ व्यवस्था को कायम करते हुए ये हुआ था। बाकी तो उन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जान बचाई, और दोबारा वो अगले रैली में भी पहुँच के फ़ोटो खिंचा के, तो इसमें हम कुछ नहीं। खास करके कोसी क्षेत्र जो है हर साल बाढ़ से ग्रसित होती है, अगर हम तो मंत्री बन जाते हैं तो क्या? देखिए, ये तो इंटरनेशनल इशू है। इसमें केंद्र का भी अहम भूमिका होना चाहिए। यही तो हम बात कर रहे हैं ना। नीतीश जी ने क्या प्रयास किया और प्रधानमंत्री जी ने क्या प्रयास किया। हम लोगों का होगा तो हम लोग पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। समय एक लास्ट मेरा सवाल है कि ये लालू जी का कर्म क्षेत्र रहा है ये मधेपुरा, तो मेरा ये सवाल है कि उन्होंने बहुत कुछ दिया भी है। रेलवे इंजन कारखाना, स्लीपर कारखाना, विश्वविद्यालय, जो कि सबसे बहुत अरसों से ये था कि विश्वविद्यालय हो मधेपुरा में, वो उन्होंने दिया, और स्टेडियम दिया, बहुत कुछ दिया। मुझे ये कहना है कि तेजस्वी जी आ रहे हैं, ये बिल्कुल एक नया ट्रैक तैयार हो रहा है, सामाजिक न्याय का नवीनीकरण हो रहा है आपके, तो क्या आशा करें कोसी और सीमांचल की जनता आपसे कि सामाजिक न्याय लालू जी ने किया, हम आर्थिक न्याय करेंगे। ना भूलें।